अक्सर कहा जाता है कि कविताएं या तो कल्पना के लोक में विहार करती है या फिर सिर्फ विद्रोह के नारों में बदल जाती है। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं मनुष्यों की तरह बात करती हैं। वो मनुष्यों की तरह हंसती है, रोती है और कभी कभी अपनी ही चुप्पी पर शर्मिंदा भी होती है। उनकी भाषा में बसंत आने पर फूलों की मुस्कुराहट है तो बर्फ गिरने पर माँ के किस्सों की गर्माहट। वे उस पहाड़ के कवि हैं जिसे वे अपनी जेबों में लेकर महानगर आए हैं। उनकी कविताओं में आपको बुरांश और काफिल की गंध भी मिलेगी और दिल्ली की मेट्रो में परंपराओं को तोड़ती धाकड़ लड़कियों की ठहाके भी। वे एक ऐसे रचनाकार हैं जो सादगी से यह कह देते हैं कि रास्ते को रोक लेने से हौसले नहीं टूटते, हौसलों से अहंकार टूटते हैं। उनकी कलम से शब्द निकलते सिर्फ कागज पर नहीं उतरते बल्कि समाज की सोई हुई चेतना में एक जरूरी हस्तक्षेप की तरह चुभते हैं। वे बेबाकी से स्वीकार करते हैं कि वे भीतर से डरे हुए व्यक्ति हैं जो बिना किसी उपद्रव के समाज में एक बड़ी क्रांति का सपना देखते हैं। तो आइए आज रूबरू होते हैं उस शख्सियत से जिनकी कविताओं में लोक रंग भी है और लोकतंत्र की सक्रिय सड़कों का संघर्ष भी। तो बोर्ड बैठक में आज हमारे मेहमान हैं अपने शब्दों से पहचाने जाने वाले लेखक अशोक कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि पहाड़ों से महानगर आने का बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पहाड़ों से महानगर आने के बाद एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि हम लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन हर आदमी रोजगार की तलाश में जैसे निकलता है, हम भी निकले थे। लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैदानों ने या महानगर ने भी मुझे वैसे ही अपनाया है जैसे पहाड़ों ने अपनाया था। तो आप देखेंगे, आप कविता पढ़ी भी होंगी कि मेरे मन में अगर पहाड़ों की स्मृतियां हैं तो शहर के प्रति कृतज्ञता भी है कि मुझे उन्होंने शहर ने सहारा दिया है, रहने का आश्रय दिया है, जीवन यापन करने के लिए रोजगार मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। हाँ, ये बात है कि पहाड़ जो है वो मन से जाते नहीं हैं, वो स्मृतियों से जाते नहीं हैं। अब हम दो जगह के हो गए हैं, महानगर के भी और पहाड़ के भी। तो एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है मेरा मैदानों में आना भी। अगर मैं शहर में ना होता तो शायद आज इस बोर्ड बैठक में भी ना होता। तो ठीक है। सर, आपके भीतर के कवि को आपके घर में या गांव में सबसे पहले किसने पहचाना? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, गांव और घर के लिए अगर हम बात करें तो। मुझे कवि नहीं होना था। स्कूल में हम गणित पढ़ाते हैं और आसपास हो रही घटनाओं पे जैसे आम आदमी नजर रखता है, देखता है, वैसे हम भी देखते हैं। लेकिन कवि हो जाना शायद वो अगर हो पाया हूं तो वो दिल्ली आने से संभव हुआ। दिल्ली में जब हम आए तो बातचीत करने के लिए जो लोग मिले वो साहित्य वाले लोग थे। उन्होंने मुझे किताबों के नजदीक जाने की प्रेरणा दी कि भाई जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखने के लिए साहित्य एक जरिया हो सकता है। तो जब हम किताबों के करीब गए और कविताओं के करीब गए तो ऐसा लगा कि हाँ, मेरे भीतर जो कुछ है जो मैं कहना चाह रहा हूं, हो सकता है वो सब कहने के लिए कविता जो है वो एक अच्छा और सशक्त माध्यम बन सकती है। तो गांव और घर से तो कविता का कोई ऐसा नाता है नहीं, ये सारा दिल्ली आने के बाद महानगर कविता जो है वो महानगर की देन है। तो सर, आप लिखते कब हैं या कोई खास वक्त या आपका कोई कोना है और जब आप दफ्तर जाते हैं, मेट्रो में लिख लेते हैं, या कैसे कब आपकी कविता जहन में आपकी उतरती है? आपका सवाल ही एक्चुअल में जवाब है कि आपने जितनी जगह गिनाई हैं वहां सभी जगह कविता हो सकती है। जब आप अपने एकांत में हैं, अपने साथ एकांत में हैं, चाहे आप मेट्रो में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे दफ्तर में हैं, आपके पास एक बिंब आता है आपके दिमाग में और आप उसको लिख लेना चाहते हैं। तो हम लोग आजकल बड़ी सुविधा हो गई है मोबाइल के बाद कि आपको कॉपी पेन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके दिमाग में एक विचार आया, एक बिंब आया, आप जहां भी बैठे आपने उसको तुरंत लिख लिया। फिर वो बिंब कभी कभी बढ़ते बढ़ते कविता हो जाती है। सर, आप गणित के शिक्षक हैं
तो गणित हर चीज का सटीक जवाब मांगता है, जबकि कविता में दुख हो, प्रेम हो का कोई हिसाब नहीं होता। तो क्या आपने कभी भावनाओं को कैलकुलेट करने की कोशिश की है? भावनाओं को कैलकुलेट तो कैसे किया जा सकता है, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि गणित और कविता मेरे लिए दोनों एक सी हैं। वो सटीक जवाब नहीं मांगता है, वो एक्चुअली में लॉजिकल बात करते हैं। तो मेरे लिए कविता होना भी एक तार्किकता जब तक नहीं है कविताओं में, तो मेरे लिए गणित, और ना तो मेरे लिए गणित कभी नीरस रहा और कविता तो नीरस है ही नहीं। और मुझे लगता शायद मेरा लिख पाना भी इसलिए संभव हुआ कि मैं गणित पढ़ाता था और गणित पढ़ता था, और मैंने कभी गणित को नीरस फील नहीं किया। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये विषय नीरस है। मुझे वो तार्किक होने की ताकत देता था, वो मुझे चीजों को तार्किकता से समझने की, गहराई के से समझने की, सवाल पूछने की, और फिर अपने उस पे खरे उतरने का एक मौका देता था। हो सकता है कि ये गणित की वजह से ही संभव हो पाया है कि मैं जो कहना चाहता था उसे कहने के लिए मैंने कविता को चुना। सर, आपकी एक कविता है जो वर्ल्ड के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को भी इंडिकेट करती है। तो आप अपनी एक कविता में कहते हैं कि आप भीतर से डरे हुए व्यक्ति हैं जो चुप रहकर अपराध में शामिल हैं, वही दूसरी ओर प्रेम के लिए कम होती जमीन और उम्मीद की चिंता करते हैं। क्या एक डरा हुआ समाज कभी निडर होकर प्रेम कर सकता है? दरअसल खुद को डरा हुआ कहना, वो जो चिंता आप कह रहे हैं ना, वो चिंता का द्योतक है कि मैं डरा हुआ इसलिए हूं कि आसपास जो कुछ हो रहा है आज की डेट में घटित हो रहा है, तो हमने उस सब के लिए एक चुप्पी साध ली है। मैं चाहता हूं कि बदलाव हो, लेकिन उस बदलाव के लिए वो आखिरी बंद उसका यही है कविता की कि मैं डरा हुआ वो व्यक्ति हूं जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है। तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम क्रांति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा। हम ऐसे बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते हैं कि तो हमें विद्रोह वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो कविता के जरिए हो सकता है, साहित्य के जरिए हो सकता है, अपने तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से सवाल उठाना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि विद्रोह जो है वो डर कर तो हो नहीं पाएगा, और बदलाव जो है उसके लिए डरे रहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो मैं है वो मैं दरअसल मैं बाकी उन सबके लिए, मेरी जैसी जितनी आवाजें हैं कि जो चाह तो रहे हैं बदलाव हो, लेकिन वो विरोध नहीं करना चाहते, वो उनके लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो विरोध करना पड़ेगा आपको। तो इसका इतना सेंस है। सर, आपकी कविता आपके लिए एक विरोध का माध्यम है। तो अपनी कविता कोठा में आप कोठा को पवित्र स्थान कहते हैं, वहां की मिट्टी को आप पवित्र कहते हैं, और आज जब हम देखते हैं कि कोठे को किस हिसाब से बदनाम जगह माना जाता है, तो जब आप कोठा को पवित्र जगह कहते हैं, तो क्या आपकी ये लड़ाई उस शब्द की असली परिभाषा को जो दूषित कर दिया गया है उसके खिलाफ है? इसमें जब मैं इसको लिख भी रहा था तो ये हो सकता है कि वहां की जो लोक भाषा है और जो हिंदी मानक भाषा है, ये उस भाषा में अंतर की वजह से है। वो वहां की जो लोक भाषा है उसमें मिट्टी के घर को कोठा कहा जाता है, मतलब वो कोठी का मेल वर्जन है वो। तो वो लेकिन हिंदी मानक भाषा में जो है उसका मतलब कुछ और है। तो हम लोग तो अभी भी कोठा ही कहते हैं। हम जहाँ रहते थे वो घर कोठा था। कोठा माने वो चार दीवारी जो मिट्टी की छत से ढकी हुई है। तो ये भाषाओं का अंतर है। अच्छा। इसके मायनों में अंतर्विरोध नहीं है। ये भाषा, वो भाषा अलग है और ये भाषा अलग है। तो आपके लिए जो जिस लिए भाषा में जो कोठा बहुत प्रचलित है, वो आप कोठा को किस तरह से देखते हैं आज के समय में? प्रोस्टिट्यूट। हाँ, तो इसको देखने का नजरिया तो ये हो सकता है कि भाई वो चल क्यों रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं एज ए सोसाइटी। और खैर वो तो कई दिनों से चल रहा है। तो हम क्या हुआ है दरअसल के जो स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं हम उनको अभी तक समझ ही नहीं पाए। जो प्रोस्टिट्यूशन है वो क्यों फल फूल रहा है। हम लोग बहुत देखे होंगे, हम लोग की टीवी में, मूवीज में जो साधारण सी बातें होती है उसमें भी कि हम लोग हमेशा ही जब भी बुरा माना जाएगा तो वो जो कोठे में काम करने वाली महिला है हम उसको मानेंगे कि वो मतलब
चरित्र का भी बात है वहां पे, लेकिन वो क्यों चल रहा है? ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसी जगहों की जरूरत पड़ जाए कि दुनिया में ऐसी जगह होनी चाहिए? इस सवाल पे सोचने की जरूरत है हमें। तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजहों को अगर हम जानेंगे तो वो जब सामने आ जाएगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा थोड़ा सा, कि जो फ्री विल है, जो सेक्सुअल के एक्टिविटी के लिए जो फ्री विल है, हम उसको समझ नहीं पाए। हमने उसको खरीदने और बेचने के उसमें पहुंच गए हैं। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, तो ये लंबी बहस है जिस पे बात करने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि लोग इस पे बात करने को सहज नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ, कभी बात की जा सकती है, ऐसी ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे सर, एक छोटा सा सवाल अचानक से आया मेरे मन में। जब हम कोठा का जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं वहां काम करती महिलाओं को। क्या आपको खुद में पता है सर कि जो प्रोस्टिट्यूट है वो मेल भी चलाते हैं, मेल एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करते हैं? हाँ, है ना। तो हम लोग कभी उनके काम के प्रति ध्यान नहीं जो पैट्रियार्की है ना, जो पितृसत्ता है एक्चुअली ना, उसने समाज को देखने का एक ही चश्मा दिया है। तो उसमें अगर बुरा है तो बुरा औरत होगी, कोई दूसरी जगह जाएगा तो बुरा दलित निकलेगा। आज की जमाने की बात करेंगे तो वो बुरा जो है वो एक अल्पसंख्यक जो है वो निकलेगा। इनका तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही होते हैं। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो कई बार शायद हो सकता है ये अब यूट्यूब पे जाएगा, कोई नहीं, जब जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलने वाले मिल जाएंगे कि ये तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये जो बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो बच्चे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, दलित समाज से आ रहे हैं, तो इनका ये क्या करेंगे पढ़ लिख के? तो हो क्या रहा है, ये सारा मसला ताकत का है ना। पुरुषों के हाथ में ताकत है, तो हमने कोठे में जो काम करने वाली महिला है उसको हमने 2M बढ़ा दिया। लेकिन वहां जो काम करने वाला जो मर्द है, जो आजकल चल रहा है, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करते ना। वो बदनाम नहीं है ना, क्योंकि पुरुष तो बदनाम नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने खुद को भीड़ में खड़ा एक हत्यारा कहा है जो चुप रहा। तो क्या आज के दौर में एक कवि की चुप्पी किसी कातिल के बराबर है? बिल्कुल है। मैंने शुरू में बहुत सारी प्रेम कविताएं लिखी और मुझे लगता था कि हम जो सुनते पढ़ते थे कि भाई कविता जो है वो प्रेम कविताओं के अलावा क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद और आसपास की चीजों को समझने के बाद ये समझ में आया है कि ये जो हो रहा है आज की डेट में, जो हो रहा है ना, और हम उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो भीड़ है वो भीड़ हत्यारी है। अगर मैं उस भीड़ का विरोध नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि इस भीड़ को संचालित करने वाला कौन है। भीड़ कभी अपने आप तो भीड़ नहीं हो सकती है। बिल्कुल। भीड़ का चेहरा बेशक ना हो, लेकिन भीड़ को इकट्ठा करने का एक दिमाग है। वो कहाँ है, वो उस भीड़ को कैसे संचालित कर रहा है, और ये जो हो रहा है आजकल वो क्यों हो रहा है, अगर मैं उसके बारे में आवाज नहीं उठाता हूं तो मेरे ख्याल में अगर कविता उसके बारे में बात नहीं करती है तो फिर कविता कहने की जरूरत नहीं रह जाती। सर ऐसे हस्बैंड कम्युनिटी में आप बहुत एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड है। जब भी मतलब आपके बारे में भी अगर कोई बात करता है तो वो आपकी तारीफ करता है कि आप किस तरह से ग्रीन फ्लैग हस्बैंड हैं आप। लेकिन क्या ये हम पूछना है, क्या उसमें जब हम ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कहते हैं तो क्या ये अपने आप में खुद नहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है? जो काम आपको करना चाहिए, जो आप अपने पत्नी के साथ आपको घर देखना चाहिए, आप जो चीजें आप करते हैं वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन जब हम ग्रीन फ्लैग कह देते हैं, या इस चीज के प्रति आप कैसा लोगों का रवैया देखते हैं? एक कविता जो इस संग्रह में नहीं आ पाई, मैंने लिखी भी थी कि भाई कहाँ होता है भेदभाव के, मैं तो अब किचन में भी तो मदद करता हूँ। तो ये जो मदद करना, मतलब मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? अगर मेरा घर है, किचन मेरा है, परिवार मेरा है, पत्नी मेरी है, फिर मैं मदद किसकी कर रहा हूं? और अगर वो हमारे लिए काम कर रही है तो क्या वो हमारी मदद कर रही है? नहीं, हमारा घर है, हम उसको मिल बांट के चला रहे हैं। तो ऐसा करने से मैं कोई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हो जाऊंगा या मैंने इक्वालिटी को एकदम से ला दिया है घर में, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना है कि एटलीस्ट हम जो कुछ कर सकते हैं हम उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि बाहर समाज में कि ये होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, लेकिन ना
कहने बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। कई बार मेरा मेरा मन होता है कि मैं कोई काम बता दूं कि मेरा ये काम कर दो, फिर मुझे लगता है कि मुझे क्यों कहना है किसी से कि कोई मेरा काम करेगा, अनलेस एंड अनटिल कि मैं कोई उससे ज्यादा जरूरी काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहा हूं तो ठीक है, मैं किसी और को कह सकता हूं कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, लेकिन अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो सारे काम मुझे करने हैं। खैर, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरी कम्युनिटी का भी है, जहां से मैं आता हूँ। गद्दी ट्राइब है हिमाचल में, तो क्योंकि हम लोग बड़ा डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन में रहते हैं भी रेदर, तो वहां पर सबको साथ मिलके काम किए बिना चलता नहीं, तो इसीलिए शायद ये थोड़ा बहुत हम कर पा रहे हैं। तो हमारे घर में एटलीस्ट जो वो क्या शब्द है अंग्रेजी में, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, वो जेंडर बेस्ड तो नहीं है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, घर से बाहर का कोई सामान ले आना, उसमें हम जो फ्री है वो काम करेगा। तो आपसे आपकी तारीफ करने से तो बेहतर कि हम उस ट्राइब की तारीफ करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से आप निकल के आए, क्योंकि आप अगर नहीं आते उस टाइप से निकलकर तो शायद हम इस विषय पे बात ही नहीं कर रहे होते। शायद ये ऐसा ही है ना कि वहां जीवन इतना मुश्किल है कि अगर हम सब एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो वहां जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। मौसम कविता में सर आप कहते हैं, बांटने से दुख नहीं बंटते। इस टूटन और बिखराव के बीच एक कवि उम्मीद का बिखरा हुआ कहाँ ढूंढ रहा है? दुख सही में बांटने से ना, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि दुख बांटने से बढ़ जाता है, तो बढ़ता तो नहीं है। आप जो फील कर रहे हैं मुझसे कह देने से वो बढ़ नहीं जाएगा ना, लेकिन हाँ, हम थोड़ी देर के लिए ये महसूस कर सकते हैं, थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं। तो दुख से उपजा तनाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन दुख तो नहीं बटेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है जिंदगी में, कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आपको उस दुख को थोड़ा हल्का करने में मदद करती हैं। तो मैंने कविता में बिरवा उसी को कहा है कि आप बहुत दुखी हैं, आपके बांटने से वो दुख बट नहीं रहा है, लेकिन जिंदगी में कुछ खूबसूरत घटनाएं ऐसी हो जाएंगी कि उसके बाद आपको लगेगा कि जो मेरा दुख था, उस दुख के मुकाबले में ये जो घटना घटी है ये थोड़ी ऊपर है, उससे वो दुख कम हो रहा है। तो दुख ना बटने का मेरा वही मतलब है उस कविता में कि ऐसे बांटने से हम लोग तनाव तो थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन दुख तो आदमी का निजी है, वो बिल्कुल उसका इंडिविजुअल मसला है, वो उसका निजी मसला है, वो हम दूसरे के साथ बांट नहीं सकते। बिल्कुल सर, जैसा कि पहले हम लोग बात की कि आप एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जब हम अब खैर बाद में तो हमने कहा कि आप वहाँ जिस कम्युनिटी से आए हैं, लेकिन एक सवाल है कि जब आप दूसरे मर्दों के बीच रहते हैं या दूसरी महिलाओं के बीच रहते हैं, तो क्या आप अपने प्रति उनके क्या भावना देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? मैं कई बार हंस जाता हूँ कि भाई लोग बोलते कि मुझे चाय बनानी नहीं आती, या मैंने तो आज तक कभी कोई कपड़ा नहीं धोया है। मुझे लगता है ये कोई उपलब्धि की तरह सेलिब्रेट किए जाने वाला बात नहीं है ना। अगर मुझे चाय नहीं बनानी आती है तो ये शर्म का विषय है। एक काम जो घर की महिला कर सकती है वो पुरुष क्यों नहीं कर सकता है? और अगर आप उसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि भाई मैं तो कभी चाय नहीं बनाता, तो ये इसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको शर्म महसूस करने की जरूरत है कि वो घर के काम जो सबको करने आने चाहिए थे आपको नहीं आते। तो हमारे यहाँ तो अब नहीं है। मेरे यहाँ तो अगर जिसको पानी पीना है वो अपने आप उठ के लेगा, तब तक जब तक कि वो खुद वो काम ना कर रहा हो जो पानी ले आने से ज्यादा जरूरी। तो हम लोग कभी किसी को कोई काम नहीं बताते हैं। अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे चाय पीनी है तो मैं पूछूंगा कि और किसी को चाय पीनी है, मैं बना रहा हूं। किसी और का मन करेगा तो वो बनाएगा। तो मुझे अच्छी बात यह है कि घर में सिर्फ मैं ही नहीं, हम घर में अगर हम जॉइंट फैमिली को कंसिडर करें तो हम 3-4 पुरुष हो गए हैं। हम घर में मेरे भाई हैं, पापा हैं, तो हमारे घर में ऐसा ही है, हम किसी को एक दूसरे को कोई काम नहीं बताते हैं। घर का काम हम सबका है। मुझे मेरे भाई को कपड़ा दिखेगा तो उठा के मशीन में डालेगा, धो देगा। वो किसी से ये नहीं कहेगा कि मेरे कपड़े धो देना आज। तो ठीक है, वो बट गया है, अब नॉर्मलाइज हो गया है चीज। वो आपके पिता भी आपकी पत्नी की मदद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं, कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो मेरे बर्तन धो सकते हैं और हम उसको बड़ा सामान्य लेते हैं घर में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पापा अगर सिंक पे खड़े हैं और बर्तन धो रहे हैं तो धो देंगे, वो किसी का भी धो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसी कोई इशू नहीं। सर, आज जो जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, तानाशाहों की सनक है और यातना गृहों के बीच आपकी कविता प्रेम
आपकी कविता प्रेम प्रसंग पर आकर क्यों ठहर जाना सर, तानाशाहों की सनक और यातना गृहों के बीच आपकी कविताएं प्रेम प्रसंग पर क्यों आकर ठहर जाना चाहती है? क्या प्रेम ही आखिरी बचाव है? ये कविता जो है ये एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ते हुए लिखी थी मैंने। एनी फ्रैंक की डायरी जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो जिक्र है कि किस तरह से यहूदियों को खास तरह की ही चॉकलेट मिलेगी, छोटी छोटी बातें कर रही है वो उसमें ना, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है, 13 साल की बच्ची है। एक खास तरह की चॉकलेट खाएगी, खास तरह की नौकरी करेगी, खास तरह के रास्ते पर जाएगी, वो साइकिल पे नहीं जाएगी, कौन से कलर की साइकिल खरीदेंगे यहूदी, फिर वो घर से भाग रहे हैं और किसी एक जगह पे छुप के रह रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में जो लड़का है उसमें पीटर, और उसके बीच में एक प्रेम संबंध शुरू होने के जैसी सिचुएशन आ रही है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जब तक इस पूरी किताब को खत्म करूंगा तो जर्मनी में वो सब कुछ हो चुका होगा और अंत में ये लड़की मारी जा चुकी होगी, ये मर गई होगी। तो इससे पहले कि ये मरने तक पहुंचे तो मुझे इनके प्रेम पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ प्रेम है। और वो प्रेम सिर्फ लड़का लड़की के बीच का प्रेम नहीं है, वो जो ब्रॉडर सेंस में जिस हम प्रेम की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब ये किताब मैं खत्म करूं और खत्म होते होते ये लड़की ना रहे और भी बुरा जो जर्मनी में हम लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ हो जाए, उससे पहले एक दिन के लिए मैं यहीं रुक जाऊंगा। मैं थोड़ी देर वो सीन इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, वो दृश्य जो भी उसमें किताब में है कि पीटर और उसके बीच में किस तरह से बातचीत चल रही है, और वो दोनों उस मतलब उस भयंकर समय में, उस समय में भी वो दोनों जो है वो प्यार की बात कर पा रहे हैं। सर, पहाड़ का वो कौन सा डिश है जो आपका फेवरेट हो, जिसके लिए आप यहाँ के महंगे रेस्टोरेंट भूल जाते हैं? एक्चुअल मैं आपको सही बताऊं तो पहाड़ों में ना कुछ खास बनता भी नहीं। मैं जब दिल्ली आया तो खासकर राजस्थान और बिहार के लोगों के साथ मिला, तो जब हम उनके घर में जाते हैं ऐसे मेहमान, तो वो बहुत कुछ खाने के लिए देते हैं, है ना, कुछ लड्डू है, कुछ मिठाई है, कुछ ये है। ठेकुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों को अपने घर बुलाऊंगा तो मैं क्या खिलाऊंगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं वहां पे ना। हम लोग तो जो जंगल का मिल गया, मतलब अभी भी अगर हम घर पे जाएंगे तो साग हमारे लिए खरीदने की वस्तु नहीं है, वो जंगल में मिलता है। बहुत तरह की जंगली जड़ी बूटियां हैं, आप गूगल करेंगे कभी अब तो आपको मिल जाएंगी। तो हम वो जंगल से तोड़ के खाते हैं। एक बड़ी अच्छी डिश बनती है वहां, बिच्छू बूटी बोलते हैं हम उसको। एक पत्ता रहता है, उसके पीछे बारीक बारीक से कांटे होते हैं, ऐसे छू देंगे ना तो आपके स्किन में से धाफड़ से हो जाएंगे। अच्छा। तो वो एक 24 घंटे तक आपको खारिश लगी रही हो, उसको हम उबाल के खा जाते हैं। हमारे में भुआ पिल्लू जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता वो ये मोटा क्या, हो हाँ जाता मोटा है, हो जाता है। लाल। तो अभी भी हम लोग जंगली चीजें खाने वाले लोग हैं। भेड़ पालते थे, तो नॉन वेजिटेरियन है लगभग सब लोग कम्युनिटी के अंदर, भेड़ बकरियां पालते थे। तो खाने के लिए हमारे पास वहां पर जंगलों का साग, मकई की रोटी और फिर मांस, ये था। तो उसके बाद हमारे यहाँ चंबा में बनती हैं कुछ एक डिशेस, जैसे एक मदरा है, एक तरह का राजमा की डिश है जो घी में बनती है, उसमें पानी नहीं डालता है। वो वहाँ की फेमस डिश है। इसके अलावा घर में जो बनता है हम वही खाते हैं। तो मतलब वहाँ के खान पान की अगर हम बात करेंगे तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कोई मेरे घर आएगा तो मैं क्या बताऊंगा कि हिमाचल में हम लोग चंबा में ये बनाते हैं। ये हम कुछ भी नहीं बनाते, कुछ खास नहीं बनता है वहाँ। और यहाँ आपको क्या पसंद आया? यहाँ दरअसल क्या है कि हम लोग वहाँ पंजाब के साथ में रहे, तो खाने पीने का जो तरीका है वो पंजाबियों के जैसा हो गया है। अब आप लोग भी दिल्ली में रहते होंगे तो दाल में छोंक लगेगा पंजाबी स्टाइल से, सब्जी में छोंक लगेगा, तो हम वही खाते हैं। खाने में भी ऐसा कुछ खास है नहीं जिसको मैं ये बोलूं कि भाई जब मुझे बाहर जाना तो मुझे यही खाना है। बाकी जो मिल जाता है उसको खाते हैं बहुत अच्छे से। डिश नहीं है। आपके फेवरेट कुछ आपको बहुत पसंद हो मिठाइयों में? मैं बहुत मीठा खाता था, लेकिन आजकल डायबिटिक हो गया हूँ। अच्छा। तो सेहत के लिए हमने तेल मीठा ये सब खाना छोड़ दिया। तो अब सोचा ही नहीं जाता है कि क्या खाया जाएगा क्या नहीं। वैसे चाइनीज पसंद करते हैं हम लोग। चाइनीज में लगभग सब कुछ। शायद इसका कारण भी ये रहा होगा कि जो तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं, एक कविता है मेरी तिब्बतन रेफ्यूजीज पे, वो सबसे पहले डलहौजी में आए थे।
तो बहुत जल्द हमारे वहां लोगों ने वो चाइनीज खा लिया। तो अभी भी वहां पर चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है। आप डलहौजी जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे तिब्बतियन है और वो ओरिजिनल चाइनीज वहां पे बना के बेचते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है चाइनीज खाना, हम वो खाते हैं बड़े चाव से। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, तो आप क्या छटपटाहट होती है आपको कि छुट्टी मिले और मैं अपने हाँ, घर घर चले जाएं। मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली से मुझे दुराव नहीं है, लेकिन घर से लगाव बहुत ज्यादा है। शायद एक कारण ये भी है कि मैं 28 साल की उम्र में दिल्ली आया, तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो घर पे जिया है और बहुत दायरा है वहां पे भी। लेकिन खुशकिस्मत आदमी हूँ, शायद किस्मत शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमारी बोलचाल में इससे अच्छे शब्द दूसरे है नहीं कि दिल्ली में भी अब मेरे पास बहुत अच्छा दायरा है जहां मैं बैठ सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। तो हाँ, ये रहता है कि अगर छुट्टी रहेगी तो मैं घर जाऊंगा। अशोक जी, आपसे आज इस बैठक में बात करते हुए एक बात तो साफ हो गई कि गणित चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो और मुश्किलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कविताएं उसे सरल फॉर्मूले में सरल बना देती है। और आप जिस तरह से बताते हैं कि इतनी विविध भाषाओं में किसी न किसी तरह विद्रोह की भाषा जन्म ले ही लेती है, फिर भी एक भाषा आपकी जन्म ले ही लेती है। विद्रोह की जगह अगर हम इसको यूं कहेंगे कि सवाल पूछने का जो वो है ना, तो एक कविता है भी इसमें कि अब चुप्पियों में भी पूछे जाएंगे सवाल। तो सवाल पूछने के लिए किसी भाषा की जरूरत है नहीं। एक कविता है इसमें, कोयलें फिर से कूकेंगी शीर्षक से, उसमें है कि नहीं, सवाल तो चुप्पियों में भी पूछे जाएंगे। अगर सवाल हैं तो वो पूछे ही जाएंगे, वो चाहे किसी भी भाषा में पूछे जाएं। तो सवाल तो पूछे जाने चाहिए सबसे। सर, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ओह माय गॉड। तो क्या जिस तरह अरेंज मैरिज का किस्सा बड़ा खूबसूरत है कि हम लोग शादी के बाद मिले। अच्छा। हम देखा नहीं है शादी से पहले, हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में था और वो हिमाचल में थी, और जून में नौकरी ज्वाइन करी थी, तो हमारे पास छुट्टियां नहीं थी। तो हम सिर्फ फोन पे बात किए हैं कि अगर शक्ल देख के इनकार करने का ऑप्शन हो, अगर आपके पास विकल्प है कि भाई हम शक्ल देख के इनकार कर सकते कि लड़का तो सुंदर नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, तो हम आ जाते हैं मिलने के लिए। और अगर ना हो तो फिर हम शादी वाले दिन मिले। तो फोटो भी नहीं देखे थे? कुछ नहीं, उस समय मोबाइल का रिवाज नहीं था, फोटो वाले मोबाइल का रिवाज नहीं था 2009 में। अच्छा। तो हम फोटो भी एक्सचेंज नहीं कर पाए थे और की भी नहीं, जरूरत नहीं थी। तो जब आप फोन पे बात करते होंगे तो जाहिर सी बात है कविता तो आप सुनाते ही होंगे उन्हें? नहीं, क्योंकि 2009 में मैंने बहुत कम कविताएं लिखी। अच्छा। हाँ, सुनाई होंगी एक दो, बहुत कम। अभी उनकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है? वो सारी कविताएं पढ़ती हैं, लेकिन उनको कविताओं का शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन वो पढ़ती है? वो मेरी कविताएं पढ़ती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ आपकी कविताएं पढ़ती हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि एक तो मैंने लिखी है इसलिए पढ़नी है, और दूसरा वो वर्तनी की जितनी अशुद्धियां हैं उसको ठीक कर देती है। अच्छा। हाँ, कि आपको बिंदी लगानी नहीं आती है, यहाँ कौमा होना है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए पढ़ती है। आपके कभी ऐसा हुआ कि आप अब लंच वगैरह पैक करके दिए हो अपने बच्चों को, आपके बच्चों ने जिक्र किया कि अब पापा हाँ। ये दे दिए बना करके, तो लोग का कैसा रिएक्शन रहता है? मेरा बच्चा मुझे ये बताता कि बच्चे ने बोला कि तेरी मम्मी रोटी बहुत अच्छी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। उत्कर्ष नाम बच्चे का। तो बोला कि मेरे तो पापा बनाते हैं खाना, तो मेरे पापा बनाते हैं। तो वो कहता कि वो बच्चे लगातार पूछते हैं कि तेरी मम्मी ने आज खाना बहुत अच्छा बनाया। तो मैं लगातार बताता हूँ कि खाना तो पापा ने बनाया है। तो बच्चे पूछ लेते कि रोज ही तेरे पापा बनाते हैं क्या? तो कहता हाँ, रोज ही मेरे पापा बनाते हैं खाना, तो सुबह का तो मैं पापा बनाते हैं। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी के हो गए हैं 16 साल हो गए। जब हम आज देखते हैं कि इतने सारे डाइवोर्स रेटेड बढ़ते जाते हैं, आज हम जब देख रहे हैं कि डाइवोर्स का रेशियो इतना बढ़ रहा है और किसी न किसी तरह तो समाज बदल ही रहा है, उस तरह आप अपने रिश्तों को कैसे देख रहे हैं कि उसके जो खिली हुई मुस्कुराहट है रिश्ते की, आप इसको कैसे देखते हैं? दो बातें हैं इसमें ना। एक तो डाइवोर्स हो जाना बुरी बात नहीं है। अगर किसी रिश्ते में साथ रहने की गुंजाइश नहीं बचे तो अलग हो जाना चाहिए, तो डाइवोर्स बुरा नहीं है। और दूसरा, कोई भी रिश्ता तब तक टिका रहेगा जब आप उस रिश्ते में उम्मीद कम करेंगे। आपकी जो उम्मीद है वो कम रहेगी, तो वो रिश्ता बचा रहेगा। अब हम लोग एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं करते, और
ख्याल रखते हैं, दो चीजें बंद कर दी हैं। एक तो उम्मीद नहीं करेंगे, दूसरा शिकायत नहीं करेंगे। अगर कोई काम मेरे मुताबिक नहीं हुआ है तो मैं उसे खुद से अपने मुताबिक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जिंदगी में दो चीजें नहीं रहेंगी, आप अपने पार्टनर से उम्मीद नहीं करेंगे और शिकायत नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के हिस्से की आजादी दे देंगे, तो वो रिलेशनशिप मुझे लगता है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मतलब एक बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और आप उससे कोई उम्मीद ना पाले उससे? ये एक्चुअली में हो रहा है, और पिछले 16-17 सालों में हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं, कभी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद ही नहीं किए हैं ना कि कोई मेरे लिए कोई कुछ काम करेगा और वो काम बुरा हो गया, तो तभी तो मुझे गुस्सा आएगा ना किसी बात पे, जब मेरी उम्मीद थी नहीं। तो हर काम मेरे लिए उम्मीद से ज्यादा है। सर अभी जेनजी तो खैर नया नया रिलेशन को जानने पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाइवोर्स रेट ज्यादा हमारे से बड़े वाले पीढ़ी के आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो वही है कि रिश्तों में उम्मीद कम और भरोसा ज्यादा, शिकायत नहीं होना है और अपने हिस्से की आजादी देनी। जो मेरे हिस्से की आजादी है वो मुझे मिले, जो दूसरे के हिस्से की आजादी है वो उसे मिले। हम बिना वजह जो है, जो पर्सनल स्पेस है, उसमें अगर हम नहीं घुसेंगे तो हमारे रिलेशनशिप जो है उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम रिलेशनशिप में दिक्कत तभी होती है जब कई बार आदमी बहुत फिलोसॉफिकल हो जाता है ना, कि हम तो अब दो हो गए हैं, हम एक ही हैं। ऐसा नहीं होता है। सबका इंडिविजुअल सेल्फ होता है, सबका एक निजी व्यक्तित्व होता है। जब हम उसके निजी स्पेस में नहीं कुछ करते हैं, जब तक रिलेशनशिप ठीक रहता है। अगर हम उसको कुरेदने की कोशिश करेंगे फिर दिक्कतें होंगी। सर जैसे आप उम्मीद नहीं पाल रहे, तो मैं ये जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि शायद लोग भी ये जानना चाहेंगे कि क्या अंतर है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। फिर आपके जो दोस्त होंगे, क्या आप उनके साथ भी अलग रिलेशन रख रहे होंगे? आपकी माँ से भी आपका अलग रिलेशन होगा। और आप जब कहते हैं कि आप उम्मीद नहीं पाल रहे, तो क्या अंतर क्या बनाता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अलग क्या बनाता है? अभी हम लोग इस बात को ना समझ ही नहीं पाए। मतलब घर में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग ऐसे ही रह रहे हैं, सब लोग ही ऐसे रहते हैं। हम लोग कई दिन तक फोन पे बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नाराज, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि कोई नाराज हो गया। मैंने कभी नहीं। शायद इसका एक कारण और भी हो सकता है कि मेरे माँ और पापा में कभी लड़ाई नहीं हुई, उनके बीच में कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि बहुत झगड़ा हो गया हो। तो उम्मीद ना पालने का मतलब तो वही है ना कि हम कुछ खास की उम्मीद ना करें। वो उम्मीद तो हर आदमी की है ना जो रिलेशनशिप में है, वो तो सबकी है कि आप प्यार कर रहे हैं तो कोई आपको भी तो प्यार करेगा। लेकिन जब आप अपने हिस्से का देंगे तो आपको अपने हिस्से का मिल जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, शायद इसलिए मुझे उसका अनुभव नहीं। सर आप कैसे, आज लोग कहते हैं कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो क्या आपको लगता है कि सच में प्यार नहीं रहा, या आज के समय में आप प्यार को कैसे देखते हैं? नहीं, प्यार तो है ही, वो कभी ना खत्म होने वाली चीज। तो लोग अभी भी वैसा ही प्यार कर, मुझे लगता है पहले नहीं करते थे, अब लोग ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से भी। अब समाज से भी प्यार करने लगे हैं। ये बहुत कम लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो संख्या में बहुत कम है। जो ज्यादा लोग हैं ना, वो सब लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, घर में भी, रिलेशनशिप में भी, समाज में भी, दुनिया में भी। और जो नहीं रहने देना चाहते हैं वो कंप्लीट पॉलिटिक्स है। और वो बहुत कम लोग हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम और बहुत ज्यादा मजबूत। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज की डेट में वो कम तो है लेकिन थोड़ा मजबूत स्थिति में है। सर आप जेनजी को आज किस तरह से देखते हैं? ठीक है, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। क्या होता है कई बार ना, जो मेरा निजी अनुभव है, हमें क्या लगता है ना कि एक चीज दोनों में कॉमन है, सब पीढ़ियों में बराबर है। वर्तमान की पीढ़ी को लगता है कि हमसे पिछली पीढ़ी के लोग जो है वो पिछड़े, सोच के मुकाबले में थोड़ा पिछड़े हैं और इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभव नहीं है उनको। और अगली वाली पीढ़ी को हमेशा से ये लगता है कि पिछली वाली को, कि ये जो पीढ़ी है अगली वाली, इनके पास अनुभव नहीं है, ये अभी कच्चे हैं। तो ये गैप बना रहेगा और ये गैप हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये मानने को आपको, ये मुझे मानना पड़ेगा कि आज की जो पीढ़ी है वो हमसे ज्यादा होशियार है,
वो बहुत कामों को, बहुत चीजों को हमसे ज्यादा बेहतर समझती है और सोसाइटी के बहुत सारे टैबूज को वो नहीं मानती। तो मैं तो हमेशा समाज को देख रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वैल्यूज कम होती जा रही हैं, मुझे लगता है कम नहीं हुई हैं, उनकी परिभाषाएं एक्चुअली बदल गई हैं। तो हम जो पीछे के लोग हैं, पिछली पीढ़ी के, हमें उन मूल्यों को उस पीढ़ी के हिसाब से परिभाषित करना पड़ेगा ताकि हम उनको मिल सके, क्योंकि मेरे समय में जो मूल्य था वो अब नहीं रहेगा ना। तो ये गैप हमेशा बनेगा, लेकिन मैं तो इस उम्मीद में हूं कि अगली पीढ़ी पिछली से हमेशा अच्छी है और अगली और अच्छी आएगी। अशोक जी, आपकी कविता मौसम से कि कुछ लाइनों से हम आज इस वार्तालाप को विराम देंगे कि वक्त आने पर बदलती जाती है ऋतुएं सारी, और हमें उम्मीद है कि कविताओं की ये गर्माहट हमारे दर्शक के भीतर भी एक नया बसंत लेकर आएगी। बोर्ड बैठक में आज हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।